नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो पहला पाठ है आत्म परिचय, जो हरीश राय बच्चन का लिखा हुआ पाठ है। मैंने इसका कवि परिचय आपको पहले ही करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाके कवि परिचय पढ़िए, उसके बाद में आपको जो लेसन है, जो पाठ है, इसका भावार्थ समझना है। ठीक है, ये जो पाठ है ये कवि हरीश राय बच्चन के जीवन में घटित घटनाओं के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। यानी जिस प्रकार से जो हरीश राय बच्चन है उसने अपने जीवन में जो जो घटनाएं घटी है उनका उन्होंने इसमें जो संवाद है वो किया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ लेते हैं। आ जाइए सभी क्लास में जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले यह जो पाठ है वो किसका लिखा हुआ है? हरीश राय बच्चन का लिखा हुआ है। ठीक है, किसका लिखा हुआ है? हरीश राय बच्चन का लिखा हुआ पाठ है। यह जो पाठ लिखा हुआ है हरीश राय बच्चन का लिखा हुआ पाठ है। ठीक है, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बता देना, ठीक है? आपको मैं दोबारा वो समझा दूंगा। यानी देखिए इसका जो पहला जो लिखा हुआ है वो क्या है, देखना। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यानी कवि ने क्या कहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत, यानी कर दिया किसी ने मुझे झनकृत, जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी कवि ने क्या कहा है, देखिए सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं इसका। यानी इस जो ये लिखा है इसने, इन जो ये पंक्तियाँ लिखी, इन पंक्तियों के माध्यम से ये क्या समझाने का प्रयास हमें कर रहा है ये हम जान लेते हैं। देखिए इसने क्या कहा है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करता है। यानी मैंने आपको पहले बताया था, ये जो इन्होंने पंक्तियाँ लिखी है या पाठ लिखा है आत्म परिचय, यानी इसने खुद क्या परिचय दिया है। ठीक है, ने अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताया है। ठीक है, यानी इसमें देखिए ये जो है विशेषताओं का वर्णन है वो करता है। यानी कवि क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने व्यक्ति की यानी अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन है वो करता है। ठीक है, यानी जिस प्रकार से इसकी व्याख्या क्या है देख लीजिए। व्याख्या देखिए कि कवि कहता है कि वह संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है। यानी कवि क्या कहता है कि यानी कवि है वो संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है और फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। यानी वो संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी क्या करता है, इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी ही आशाओं और निराशाओं से क्या है, वह अपने और आशा और निराशाओं से संतुष्ट है। ठीक है, यानी कवि क्या बताते हैं, कवि क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, कवि बताते हैं कि संसार के तार लगे हृदय रूपी वाद्य यंत्र के लिए, यानी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ और जिसे किसी ने छूकर झंझकृत कर दिया है, यानी किसी ने इसको कंपित कर दिया है। यानी कवि यही बताते हैं कि क्या है कि मैं सांसों के दो तार है उनको लिए हुए हृदय के अंदर लिए हुए फिरता हूँ, वाद्य यंत्र होता है उसी के रूप में। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे किसी का मतलब यहाँ पे क्या यानी यहाँ पे दिया है ना, कर दिया किसी ने, यानी यहाँ किसी का अर्थ क्या हो सकता है कि उनका कोई प्रिय हो सकता है। ठीक है, यानी उनका कोई प्रिय हो सकता है, उनका कोई संबंधी हो सकता है। ठीक है, या उनका कोई मित्र हो सकता है, उसी के लिए किसी का प्रयोग वो किया गया। यानी मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार दिए फिरता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ किसी शब्द का, यानी ये किसी का शब्द का जो प्रयोग किया है वो यानी किसके लिए किया गया, यानी यहाँ पे उनका कोई मित्र हो सकता है या उनका कोई प्रिय हो सकता है, प्रिय या उनका कोई संबंधी हो सकता है, उनके लिए किसी का शब्द है वो, किसी शब्द का प्रयोग है वो किया गया। ठीक है, इसका अर्थ यही है। यानी ये शॉर्ट रूप में कि कवि कहता है कि वह संसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है और फिर भी वह जीवन से क्या करता है, प्यार करता है और अब है अपनी आशा और निराशाओं से क्या है, संतुष्ट है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए और अच्छे से लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है। यही आपसे अगर पूछा जाए पेपर के अंदर तो आपको इसी प्रकार से करना है। यानी जैसे ये लिख दिया कि बोले कि इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी यह लिखा हो कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया
किसी ने जनकृत जिसको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी आपसे ये पूछा जाएगा इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये लिख कर सबसे पहले आपको प्रश्न लिखना है, व्याख्या लिखना है, इसका संदर्भ है वो मैं आपको इस क्लास के लास्ट में बता दूं, यानी इस पूरे का एक ही संदर्भ रहेगा, वो मैं आपको लास्ट में वो करवा दूं। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे और कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए। 2 नंबर आपका क्या है, यानी 2 नंबर में पंक्तियाँ क्या लिखी है इसने, हरीश राय बच्चन ने कहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी अब कवि क्या कहते हैं कि, यानी कवि कहते हैं कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पीकर मस्त है, यानी मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यानी कवि क्या कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा, यानी मैं क्या करता हूँ, मेरा मन प्रेम की मदिरा पी के क्या है, मस्त है, या मैं मस्त रहता हूँ। कवि के हृदय में, यानी कवि के हृदय में प्रेम की भावना है, और कवि कहता है कि ये दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी कहे, मैं प्रेम का प्याला पीकर अपने में मस्त रहता हूँ या मगन रहता हूँ। यानी मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कवि क्या कहते हैं कि दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं अपने अंदर ही मस्त रहता हूँ या अपने भाव को अंदर ही मस्त रहता हूँ। यही कवि ने इन पंक्तियों के अंदर यानी अपने बारे में बताया, संदेश दिया है कि कवि कहते हैं कि मेरा मन प्रेम की मदिरा पी के क्या है, यानी मस्त रहता है। ये प्रेम की मदिरा है, यानी ये पीकर क्या रहता है, मस्त रहता है। और कवि के हृदय में प्रेम की भावना है, यानी कवि के हृदय में क्या है कि प्रेम की भावना है, वो कभी भी गुस्सा वो नहीं करता है। और कवि ये कहता है, यानी कवि यह भी कहता है कि मैं दुनिया वाले, यानी कि दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं क्या है, मैं अपने अंदर ही मगन रहता हूँ, या अपने, यानी मैं अपने में ही मगन रहता हूँ या अपने अंदर ही मस्त रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क वो नहीं पड़ता। यानी तथा प्रेम की मस्ती में झूमता रहता हूँ, यानी मैं अपने प्रेम के अंदर ही वो क्या करता रहता हूँ, झूमता रहता हूँ। दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचे, मुझे उससे कोई फ़र्क वो नहीं पड़ता। ठीक है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए बच्चों, हमें भी ऐसे ही सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिस प्रकार से कवि हरीश राय बच्चन ने कहा है कि दुनिया वाले हमारे बारे में चाहे कुछ भी सोचे, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, दूसरी, यानी इन्होंने दूसरे विचार या दूसरे भाव में क्या कहा है कि लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के समय में क्या है कि लोग उन कवियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी जो सामाजिक या समाज के रूप में सोचते हैं। ठीक है, यानी जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपने मन के भाव को व्यक्त करता हूँ। यानी अब कवि क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि लोग तो सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं क्या है मैं अपने मन के भाव को व्यक्त करता हूँ। मैं सामाजिक या सांसारिक रूप में कोई भी महत्व वो नहीं रखता, न मैं इसके बारे में सोचता हूँ, और अपनी कविताओं का विषय भी मैं खुद ही हूँ। यानी अब कवि यही बताते हैं कि मैं दूसरों के ऊपर कविता नहीं लिखता हूँ, जो कविता मैंने लिखी है वो मेरे खुद के ऊपर लिखी है। उस कविता का विषय, कविता का जो मूल भाव है वो क्या है, मैं खुद ही हूँ, यानी मैंने अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, ये कवि बताना चाह रहा है। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे और समझते होंगे। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा पूछ लेना, एक बार और मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझाए। आज हम कक्षा 12 का जो पहला पाठ है हरीश राय बच्चन की आत्मकथा आरोह बुक में से पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान देना। सभी क्लासों की मैं एक एक करके सभी लेसन है वो करवाने की कोशिश है वो करूँगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और मैं आगे करवा देता हूँ इसका। तो अब आगे देखिए 3 नंबर आपका क्या है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरीश राय बच्चन ने क्या कहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी कवि क्या कहता है कि यानी मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्न का संसार लिए फिरता हूँ। यानी कवि यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे कवि अपने उद्गार सपनों को उजागर कर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। यानी कवि क्या कहता है, यानी कवि यहाँ पे अपने उद्गार और सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है, यानी अपने साथ सभी को लेकर चलना चाहता है। लेकिन कवि दूसरे तरीके से यह भी कहता है, कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में
नए नए मनोभाव रखता हूँ। यानी कवि ये भी कहता है कि मैं दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव भी रखता हूँ। कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। ठीक है, इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यानी मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ हूँ, यानी जिस वजह से उनके बीच प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता जा रहा है। यानी अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। यानी कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है, यानी मैंने उनके उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है? यानी अपनी भाषा में बताऊं तो कवि ये कहना चाहता है कि वे अपने अंदर यानी अपने साथ सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। ठीक है, यानी कवि के हृदय में प्रेम है। यानी क्या कहता है? कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया के बारे में अपने नए नए विचार है वो रखता हूँ। लेकिन कवि यह भी कहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। यानी कवि यह भी कहता है कि मैं इन सभी के लिए नए नए मनोभाव रखता हूँ और इनको मैं उजागर भी करना चाहता हूँ या आप सबके सामने लाना भी चाहता हूँ इस संसार को अपने हृदय में। यानी अब कवि कहता है कि मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल मनोभाव प्रदान करना चाहता हूँ। जो मेरे हृदय में जो भी बात है जो वो मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, आप सभी के सामने सुनाना चाहता हूँ। लेकिन आज के समय में मनुष्य अपनी असीम इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के कारण इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। आज के समय में आप सभी देख रहे हो कि इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि खुद से मिलने का भी टाइम है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, जिस वजह से उनके बीच में यानी प्रेम भाव निरंतर क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। यानी हम इंसान जो है वो पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि यानी खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है और एक दूसरे से मिलने का भी टाइम है वो नहीं है। यानी किसी के पास आज तक टाइम नहीं है। ये क्या कौन कहता है? ये हरीश राय बच्चन कहता है कि आज के समय में इंसान है वो इस संसार के अंदर ऐसा उलझ गया है कि इसको यानी अपने बारे में या एक दूसरे के साथ में बोलने तक का भी इसमें वो नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप ऐसे कैसे अपने कॉपी में नोट करते जाओ। नोट्स बना लो, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रश्न आएगा वो इसी में से आएगा। ठीक है, यह प्रसंग है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, ये मैंने यहाँ पे प्रसंग लिखा है, इसका प्रसंग लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ कवि अपने उद्गार और सपनों का उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहते हैं, यानी अपने सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा है। उसके बाद में ये मैंने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, 3 रूपों में व्याख्या की है। आपको जो अच्छी लगे उसको आप याद है वो कर लेना। यानी मैं हर पंक्तियों की 2 या 3 जो आपको व्याख्या दे रहा हूँ उसमें से आपको जो अच्छी लगे वो आप याद कर लेना। ठीक है, लेकिन इसको नोट जरूर कर लेना, ये आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और लिख के उसके बाद में मैं आपको हर बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, आगे और कर लेते हैं। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, आज हमारा कौन सा है? पार्ट फर्स्ट है। आज हम इसमें सिर्फ 5 ही करेंगे। ठीक है, आज हम 5 ही करेंगे। उसके बाद में 5 जो पैराग्राफ है उनकी व्याख्या आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यानी सेकंड पार्ट में करेंगे। आज सिर्फ पार्ट फर्स्ट में हम सिर्फ 5 को देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। 2 पार्ट और देख लेते हैं। अगर सारे करेंगे तो ये क्लास है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी ठीक नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आगे देख लीजिए। 4 नंबर आपका क्या है कि ये पार्ट हमारा फर्स्ट ही चल रहा है, इसमें हमने 5 करने हैं। अभी 4 तो हमने कर दिए, अभी आगे 5वां करेंगे। 4 नंबर हम कर रहे हैं, 5वां आगे करेंगे। ठीक है, आत्म परिचय। अब देखिए 4 नंबर पे क्या है? मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। यानी अभी कवि क्या कहते हैं? कवि हरीश राय बच्चन कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी अब कवि कहते हैं, यानी कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है। कवि क्या है? कवि अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है। वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता। यानी मैंने आपको पहले जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें किसी का शब्द है वो अपने किसी प्रिय के लिए या किसी अपने संबंध
संबंधी के लिए या किसी अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए ये प्रयुक्त कर रहा है, तो यहाँ पे अब सामने आ जाएगा कि किसके लिए प्रयुक्त कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी अब कभी अपने प्रेम की मदहोशी में मस्त है, वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहता, इसीलिए वह उसकी मधुर स्मृति में ज्वाला में सुलगता, यानी क्या कहते हैं कि वह उसकी मधुर स्मृति की ज्वाला मन में सुलगाए हुए है। यानी दूसरे रूप में कवि कहता है कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है और कवि को प्रेम की यादों में ही वह आनंद मिलता है। यानी क्या है कि कवि को अपने प्रिय से बहुत गहरा प्रेम है और कवि को प्रिय की यादों में ही आनंद मिलता है। ठीक है, यानी मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। यानी इसमें दूसरे रूप में आगे देखिए क्या कहा है कि यह संसार सागर के समान भयंकर है। ठीक है, यह क्या है, संसार सागर के समान क्या है, भयंकर है, और इसे तैरने के लिए कोई न कोई नाव की जरूरत होती है। यानी कोई न कोई नाव चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे यह भव सागर को पार करना चाहता है। यानी इसी में यही बताया गया कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी वह क्या करता है, यानी यह संसार के सागर के समान भयंकर है और इसे तैरने के लिए कोई न कोई नाव चाहिए। कवि अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसी के सहारे अपने भव सागर को पार करना चाहते हैं। ठीक है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कवि को संसार के विषय में वासना, यानी कवि को संसार के विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है, वह तो अपने प्रिय के मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी था। यहाँ पे इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी यह अपने प्रिय की यादों में मस्त रहता है पूरे दिन, इसको संसार के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हरीश राय बच्चन है, यानी मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में क्या रहता हूँ, मैं मस्त वो रहता हूँ, मुझे इस संसारिक से या इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, ये कवि कहता है। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिए। आगे एक और है वो करवा देता हूँ, और आज हम इसके अंदर इस क्लास में 5 ही पढ़ेंगे और अगले हैं वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। और तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिए, हमारा लास्ट 5 नंबर है। पार्ट 1 के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे आज, उसके बाद में अगले पार्ट में आपका जो 5 हो रहा है वो और करवा दूंगा। देखिए इसमें क्या है, ये लास्ट है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी अब कवि हरीश राय बच्चन क्या कहते हैं, यानी इसका सबसे पहले प्रसंग देखिए। प्रसंग में क्या लिखा गया है कि इस काव्यांश में कवि ने अपने यौवन यानी अपने जवानी का वर्णन करते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त किया या प्रकट किया है। जैसे कवि कहते हैं कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है, यानी मेरे मन में जवानी का क्या रहता है, पागलपन सवार रहता है, और मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। कवि हरीश राय बच्चन क्या कहता है, पहले इस काव्यांश में पहले पंक्ति के माध्यम से कहता है कि यानी जो मेरे मन में वो क्या है, एक जवानी का पागलपन सवार रहता है, और मैं क्या है कि अपने प्रेमिका से मिलने के लिए हर पल बेचैन रहता हूँ। उसके बाद में देखिए, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि ने अंतिम पंक्तियों में क्या कहा है कि मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। यानी कवि हरीश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं हर पल हर क्षण क्या करता हूँ, दीवानों की तरह जीता रहता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है, यानी मेरी दीवानगी वो मुझे कदम कदम पे किसकी ओर ले जा रही है, यानी निराशा से वो भर देती है, निराश कर देती है। ठीक है, वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ, यानी मैं यानी इस कारण इस पागलपन में या इस मतलब प्रेम में क्या रहता हूँ, मैं हमेशा क्या करता रहता हूँ, कसमसाता रहता हूँ। ये कवि हरीश राय बच्चन है वो कहते हैं कि मेरे मन में अपनी प्रिय की ऐसी कुछ यादें समाई है। यानी अब क्या कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी अब क्या कहते हैं, हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं मन में अपनी प्रिय की ऐसी कुछ यादें समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ। यानी मैं मन ही मन क्या करता रहता हूँ, हर पल रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने लेकिन दुनिया के सामने दिखाने को हंसता हूँ। यानी इस लाइन का अर्थ क्या है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि हरीश राय बच्चन जी कहते हैं कि क्या कहा है कि मैं
दुनिया को हंसा यानी दुनिया को दिखाने के लिए केवल हंसता रहता हूँ, लेकिन मैं अंदर से क्या करता रहता हूँ, पूरे दिन वो रोता रहता हूँ। यानी इन पंक्तियों का माध्यम इन पंक्तियों का आशय यही था। एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ, ध्यान से देख लेना, उसके बाद में समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। यानी मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यानी हरीश राय बच्चन जी ने 5वें काव्यास में क्या कहा है, यानी इसकी प्रसंग देखी सबसे पहले। यानी इसके माध्यम से कवि बताना क्या चाहता है, इसके माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि मैं अपने यौवन यानी जवानी का वर्णन करता है। यानी इससे के माध्यम से कवि क्या है, अपने जवानी का वर्णन करता है कि जवानी के अंदर हमारे ऊपर किस तरह से जो हमारा जीवन है वो व्यतीत होता है। जैसे कवि कहता है कि मेरे मन में जवानी का पागलपन है वो सवार है, इस उम्र में मेरे अंदर क्या है, जवानी का क्या है, पागलपन है सवार है, और मैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए हर क्षण क्या रहता हूँ, बेचैन है वो रहता हूँ। उसके बाद में देखिए दूसरी तरह कैसे स्पष्ट किया, यानी जो नीचे लाइन है उनका अर्थ देखिए क्या है, मैं दीवानों की तरह जीता हूँ, यानी मैं हर क्षण क्या करता रहता हूँ, दीवानों की तरह जीता रहता हूँ। ठीक है, मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पे निराशा की ओर या निराशा से भर देती है, निराशा की ओर ले जाती है। ठीक है, वियोग के कारण सदा मैं क्या करता रहता हूँ, कसमसाता रहता हूँ। ठीक है, मेरे मन में अपने प्रिय की ऐसी कुछ यादें समाई हुई है, यानी कवि के मन में कुछ अपने प्रिय की ऐसी कुछ यादें है जो मन में बसी हुई है, यानी उसके कारण क्या है, वो हर क्षण यानी उन स्मृति का या उन स्मृति या उन यादों को याद करके बार बार वो क्या करता रहता है, रोता रहता है। लेकिन कवि ये भी कहता है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए मैं हर पल हंसता रहता हूँ। यानी दुनिया को दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हंसना पड़ता है। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ यही था। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से, और उसमें काव्यांश 6 से लेकर 10 तक है वो कर देंगे। और इसमें इसका जो संदर्भ है वो भी आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये लिखिए एक बार, उसके बाद में बता देता हूँ। फिर ये क्लास यहीं पे समापन करते हैं इस क्लास का। आगे नेक्स्ट दूसरी क्लास में फिर मिलेंगे, तो आप इसको फटाफट से लिख लीजिए। इसका संदर्भ और इनकी विशेषताएं वो मैं एक ही बार में बता देता हूँ, क्योंकि इनका पूरा जो संदर्भ है वो सबका एक ही रहेगा। तो आप इसको लिखिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे देख लीजिए। हमारा जो लास्ट में अभी 5 हमने काव्यांश कर लिए हैं। अब संदर्भ को पढ़ लेते हैं। संदर्भ में देखिए आपको लिखना क्या, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एग्जाम के अंदर अगर आपसे ऐसे कुछ पूछा जाता है, भावार्थ पूछा जाता है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको काव्यांश कराए ऐसे काव्यांश दे देगा। उसके बाद में आपको कहेगा कि इसका भावार्थ लिखिए, सह-प्रश्न व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न देगा। तो सह-प्रश्न व्याख्या के लिए बोले तो आपको उसके सबसे पहले सह-प्रश्न लिखना है उसका, फिर उसकी व्याख्या करनी है, फिर उसके अंदर संदर्भ या उसका विशेष लिखना है। देखिए इसके अंदर करना क्या है, संदर्भ के अंदर आपको क्या लिखना है, देखिए कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, इतना लिख दोगे। उसके बाद में आपको लिखना है कि इसके रचयिता महान कवि हरीश राय बच्चन जी है। यानी इसके रचयिता या ये पाठ लिखा हुआ किसका है, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, हरीश राय बच्चन जी। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है। अगर आप ऐसे सुंदर अच्छे तरीके से करोगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए विशेष में आपको क्या लिखना है, यानी विशेष के अंदर आपको लिखना है कि ये लिखा किस प्रकार से गया, यानी ये इसकी जो शैली कौन सी है। ठीक है, ये जो छंद है ये कहाँ से लिया गया है, कैसे है, ठीक है, आसान है या कठिन है, वो सब इसके अंदर बताना है। उसके बाद में विशेष के अंदर आपको लिखना है, सबसे पहले देखिए भाषा साहित्य खड़ी बोली है, इसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है वो किया गया है। उसके बाद में 2 नंबर देखिए मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, यानी इसके अंदर कोई भी छंद है वो जुड़े हुए बोल सकते हैं, किसी से बंधे हुए नहीं है, इसके अंदर यानी आसान है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर है कवि ने अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने क्या किया है, अलंकार है उनका काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है, अच्छे से प्रयोग है वो किया है, स्पष्ट है। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर आपका है कवि की भाषा लयात्मक का मतलब क्या होता है, यानी लय के अनुसार, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं इसकी जो इसमें कविता है ये एक गायन की तरह है, यानी हम इसको गा भी सकते हैं। ठीक है, काव्यात्मक है यानी काव्य के अनुसार भी है। उसके बाद में 3 नंबर पे है भावानुरूप।
भावानुरूप का मतलब है कि इसका भाव है वो स्पष्ट है, कोई बात है वो इधर उधर घुमाई हुई नहीं है। इन्होंने स्पष्ट रूप में अपने काव्यांश को प्रस्तुत किया है, यानी अपने जीवन में घटित घटनाओं को बताया है। ठीक है, ये इसके अंदर बताया गया। आप अच्छे से समझना इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को बताना, और कमेंट में यह भी बताना आपको कि ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताना नीचे कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी बता देना, मैं इससे और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से इससे अच्छा वो तरीका और नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इसका भावार्थ वो लिख के समझाए, ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिखा है, आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप अच्छे से नोट्स बना सको, ताकि आपको और कहीं भी देखने की ज़रूरत है वो न पड़े। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है, और ऐसे ही मैं आपको आगे से आगे करवाता रहूँगा। जैसे जैसे हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे सभी विषय की क्लास आएगी, और लेकिन आप अच्छे से क्लास है वो लगाओ। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।